हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अन्य जन आंदोलन, जिसको हम आधुनिक भारतीय इतिहास से कंप्लीट करेंगे, घटना चक्र पूर्व अवलोकन से। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अन्य जन आंदोलन 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ, जो कि 1859 से 1860 के ईस्वी में हुआ था। सन्यासी विद्रोह, जो कि 1763 से 1800 तक हुआ था। और संथाल विद्रोह, यह 1855 से 1856 तक चला। पावना विद्रोह जो था वह 1873 से 1876 तक हुआ। और नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। सबसे पहले आता है नील विद्रोह। तो आज नील तो अभी चलने लगा है, नील कपड़े वगैरह में देते हैं, लेकिन 60 साल की जो आप बुजुर्ग वगैरह होंगे घर में, उनको पता होगा कि नील क्या होता है। तो नील विद्रोह कब हुआ था? 59 या 16 के टाइम हुआ था। फिर आता है सन्यासी विद्रोह, यह 1773 में हुआ था और 1800 के बीच में हुआ। 1773 से 1800 तक चला था सन्यासी विद्रोह। फिर आता है संथाल विद्रोह, 1855 से 1856 तक। पावना उपद्रव, यह 1773 से 1776 तक। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी। एक नील उत्पाद के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यहाँ पर किसान एकजुट हुए थे। उन्होंने नील की खेती बंद कर दी थी। तो नील विद्रोह हुआ क्यों था? तो जो बंगाल का नादिया जिला का गोविंदपुर गांव है, वहाँ के दो नील कर्मचारी या उत्पादक दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा किसान एकजुट हुए थे। इन्होंने नील की खेती बंद कर दी थी। 1860 तक नील आंदोलन नादिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया था। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्गों ने अखबार में अपने लेखों द्वारा जन सभाओं के माध्यम से विद्रोह के प्रति उनके समर्थन को व्यक्त किया था। तो कहाँ कहाँ तक फैला था? पहले हुआ था स्टार्ट गोविंदपुर गांव से, फिर नादिया के बाद पावना, खुलना, ढाका, मालदा और दिनाज जैसे क्षेत्रों में फैल गया था। और बंगाल के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, इन्होंने अखबार, लेखों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया था। इसमें हिंदू पैट्रियट के जो संस्थापक हैं हरीश चंद्र मुखर्जी, इनकी विशेष भूमिका रही थी। तो जो नील विद्रोह है, इसको फेमस करने में हिंदू पैट्रियट के संस्थापक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही थी। नील बागान मलिकों के अत्याचारों का खुलकर चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाट्य नील दर्पण में किया था। जो नील मालिक थे ना, उनने कितना अत्याचार किया है, इसका जो खुद के चित्रण किया गया था, वह किया गया था नील दर्पण में, जो कि दीनबंधु मित्र की पुस्तक थी या नाट्य था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। तो इसमें जो वंदे मातरम है, वह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। तो जिसका कथा वगैरह है, वह किस पर आधारित थी? सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित थी वंदे मातरम की। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो 1896 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित एवं गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली थी। तो अभी तो हो गया नील विद्रोह, इसके बाद आता है बहावी आंदोलन। तो जो अंग्रेजी प्रभुसत्ता है, उसको सबसे ज़्यादा सुनियोजित गंभीर चुनौती मिली थी बहावी आंदोलन, मतलब बहा के ली जाती, बस बच गया। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चल रहा था। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक रहे थे। तो कहाँ के जो रायबरेली है, वहाँ के सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के प्रवर्तक रहे थे। बहावी आंदोलन के वहाँ के लिए जाता बहुत ज़्यादा गंभीर और चुनौतीपूर्ण था बहावी आंदोलन। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित थे। वह किससे प्रभावित थे? जो अब्दुल वहाब है, उससे प्रभावित थे। किंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह
वली उल्लाह का था। जो सैयद अहमद बरेलवी हैं, इन पर किन का प्रभाव था? तो अब्दुल वहाब जी का प्रभाव था, जो कि अरब से थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इन पर प्रभाव पड़ा था दिल्ली के एक संत का, जिनका नाम था शाह वली उल्लाह। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत तक फैल गई थी। जो सैयद अहमद बरेलवी हैं, इनने इतना अच्छा प्रयत्न किया था, तो इनकी जो विचारधारा है पूरे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मतलब जो मध्य प्रांत है, मध्य प्रदेश वाले जो रीजन है आजू बाजू वाला, उसमें फैल गई थी। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया था। तो कहाँ पर? पेशावर पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने के नाम पर सिक्के भी ढलवाए थे, इन्होंने अपने नाम पर सिक्के भी ढलवाए थे, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद, 1 वर्ष बाद ही बालाकोट की लड़ाई में इनकी मृत्यु हो गई थी, सैयद अहमद बरेलवी जी की। सैयद अहमद बरेलवी जी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बन गया था। जो वहावी आंदोलन था, तो उसका केंद्र क्या बन गया था? पटना बन गया था। किनकी मृत्यु के बाद? सैयद अहमद बरेलवी जी की मृत्यु के बाद। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो जो बालाकोट की लड़ाई है उसमें हुई थी। 1830 में इन्होंने पेशावर पर कब्जा किया और अपने नाम से सिक्के ढलवाए थे। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। तो अब जो सैयद अहमद बरेलवी थे, इनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बाद जो केंद्र था इस आंदोलन का, वह पटना बन गया और इसका नेतृत्व किया था मौलवी कासिम के द्वारा, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत और मुंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई थी। मतलब सिर्फ जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है वहीं पर नहीं थी, वह पटना के अतिरिक्त हैदराबाद में, मद्रास, बंगाल, मतलब संयुक्त प्रांत, मुंबई, इसमें भी इस आंदोलन की शाखाएं खोली गई थी। नेक्स्ट आता है कूका आंदोलन। बहावी आंदोलन से बहुत अधिक मिलता जुलता था कूका आंदोलन। दोनों ही धर्म आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए थे। जो बहावी आंदोलन था वह मुस्लिम से रिलेटेड आता है, और जो कूका आंदोलन है वो भी एक धर्म आंदोलन के रूप में ही प्रारंभ हुआ था, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए थे। मतलब पहले तो धर्म से रिलेटेड आंदोलन थे, लेकिन बाद में राजनीतिक रूप इन्हें ले लिया था। इसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। कुछ भी हो, धर्म हो या राजनीतिक आंदोलन हो, लेकिन इनका उद्देश्य क्या रहा है? अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहरलाल के द्वारा की गई थी। तो जो कूका आंदोलन है, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो पश्चिम बंगाल में आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1840 के दशक में, और भगत जवाहरलाल के द्वारा की गई थी। इन्होंने मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। तो भैया सियाने थे, बहुत समझदार थे। तो भगत जवाहरलाल के द्वारा कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में हुई थी पश्चिमी पंजाब में, और इनको सियान साहब के नाम से जाना जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस आंदोलन को शुद्ध करना था। इनको जो धर्म था, इनका उद्देश्य क्या था? जो सिख धर्म है, इनमें जितनी प्रचलित बुराइयां हैं, अंधविश्वास हैं, उनको दूर करना और धर्म को शुद्ध करना। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निष्कासित कर दिया था। तो राम सिंह कूका जो थे, इसके प्रमुख नेता थे कूका आंदोलन के, और इनको 1872 में रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां इनकी मृत्यु 1885 में हो गई थी। वहां उनकी मृत्यु हो गई 1885 में। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। तो अब नेक्स्ट आता है पागलपंथ विद्रोह। या तो ये क्या था? पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। तो करम पागलों के जैसे होंगे तो क्या करेंगे? तो अर्ध धार्मिक संप्रदाय था पागलपंथ, और यह उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे टीटू। धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। तो इनके बाद आते हैं इनके उत्तराधिकारी, जिनके करम शाह के, जिनका नाम था टीटू, जो कि धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। पागलपंथ बंगाल से रिलेटेड उत्तरी बंगाल के करम शाह के द्वारा चलाया गया था। उसने जमींदारियों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। तो ये जो टीटू है, इनने क्यों आंदोलन चलाया था? जो जमींदार थे उनके द्वारा जो मुजार थे, मुजारों के ऊपर अत्याचार के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया। तो टीटू कहाँ गए? शेरपुर गए और उस पर अधिकार किया 1825 में, और राजा बनकर बैठ गए। यह इतना शक्तिशाली हो गया था कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा था। मतलब खुद ही अपनी सत्ता चलाने लगा, स्वतंत्र हो गया। शासन को चलाने के लिए इसने एक न्यायाधीश नियुक्त किया था, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति कर दी थी। मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए थे टीटू
फरीदपुर में पहुंचकर उत्तराधिकारी बन गए थे। वहाँ पर अधिकार कर लिया 1825 में और वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। स्वतंत्र शासन चलाने के लिए उन्होंने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति की थी। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट आता है फराजी लोग। तो ये फराजी लोग क्या थे? तो बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे फराजी। ये लोग अपने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। तो इनका जो उनका धर्म है, सामाजिक और राजनीतिक जो परिवर्तन है, उनका प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह ने के जो पुत्र हैं दूदू मियाँ ने बंगाल में अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई। तो जो शरीयतुल्लाह हैं, इनके द्वारा कहाँ पे चलाए गए थे? तो फरीदपुर के पास हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया जिसका नाम था फराजी। इनके लोग क्या करते थे? धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र थे दीदू मियाँ। इन्होंने बंगाल में अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 तक चला था। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए थे। मतलब ये तो अच्छे से कुछ नहीं कर पाया, तो ये बहावी आंदोलन में शामिल हो गए थे। कब से कब तक चला है? 1818 से 1862 तक चला है। 1805 में आता है वेलिजली। इन्होंने त्रावणकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश कर दिया। फिर वेलिजली आए 1805 में। इन्होंने क्या किया? जो त्रावणकोर केरल है, वहाँ के महाराजा से सहायक संधि करने को विवश कर दिया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न थे, मतलब खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने सहायक संधि संबंधित कर देने से आनाकानी करने लगे। मतलब खुद ही प्रसन्न नहीं थे, तो उससे संबंधित जो कर वगैरह हैं उनको देने में आनाकानी करने लगे। अंग्रेज़ रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था। इसके फलस्वरूप दीवान वेलू थम्पी ने विद्रोह कर दिया। तो जहाँ के महाराजा थे त्रावणकोर के, वो सहायक संधि से खुश नहीं थी, कर देने में आनाकानी कर रहे थे, और वहाँ के जो रेजिडेंट थे वह भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, जिसके गुस्सा होकर दीवान बेल्लू थम्पी के द्वारा विद्रोह किया गया। इसमें नायर बटालियन ने इनका समर्थन किया था। तो कौन सी बटालियन थी? नायर बटालियन थी, जिन्होंने दीवान वेलू थम्पी के विद्रोह का समर्थन किया था। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने मुंबई प्रेसिडेंस के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल से परिवर्तित कर दिया था। रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। तो देखो हमारे कौन से आ गया? पहले आता है वेलूथम्पी विद्रोह। कहाँ पे हुआ है? त्रावणकोर में हुआ है। इनकी सहायता की थी नायर बटालियन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य कौन रहे हैं? वासुदेव बलवंत फड़के। इन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित किया, उनको प्रशिक्षित लड़ाकू बल से में परिवर्तित कर दिया, उनको लड़ाकू बना दिया, और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। गडकरी लोग मराठा के किलों में काम करने वाले एक वंशानुगत कर्मचारी थे। उसके बाद आते हैं गडकरी संप्रदाय। तो गडकरी लोग क्या थे? जो मराठा किले हैं उनमें काम करने वाले एक वंशानुगत कर्मचारी थे। इन्होंने माने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों पर ममलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरोध में 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह हुआ था। कौन है? गडकरी विद्रोह है। कहाँ पर हुआ है? कोल्हापुर में हुआ है। तो गडकरी लोग क्या थे? जो मराठा किले थे उनकी देखरेख करने वाले एक वंशानुगत कर्मचारी थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने उनसे भू राजस्व की वसूली की, मराठा सेना से उनको सेवा मुक्त कर दिया, उनकी जो ज़मीनें थी उनमें मामलतदारों की देखरेख में उनको अधीन कर दिया, इनसे कर लिया जाता था। और इसी के विद्रोह में 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह प्रारंभ हो गया। किनके द्वारा? गडकरी लोगों के द्वारा। नेक्स्ट आता है खूंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल, मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक विश्नोई ने किया था। चक विश्नोई के द्वारा किया गया था। खूंद आंदोलन पढ़ते हैं तो खूंद जनजाति क्या है? तो तमिलनाडु से लेकर पूरे बंगाल, मध्य भारत तक फैली हुई पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली एक जनजाति थी, स्वतंत्र थी।
1817 से 1856 तक इन्होंने विद्रोह किया है अंग्रेज़ों के खिलाफ। और इनका नेतृत्व किनके किया था, तो एक युवा राजा थे जिनका नाम था चक विश्वई। इस आंदोलन के प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानव बलि, जिसको मरीहा कहा जाता था, उसको प्रतिबंध करने का प्रयास थे। तो अंग्रेजी सरकार आई, इन्होंने बोला कि भैया ये इनके क्षेत्र में जाते थे अंग्रेज जनजातियों, वो पकड़ के इनकी बलि देते थे। तो इनको बलि देने वाली जो प्रथा है वह मरीहा कहलाती थी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनकी जो ये मानव बलि प्रथा है इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया और इन्होंने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज़ों द्वारा किए गए करों का आरोपण अनेक क्षेत्रों में जागीरदारों साहूकारों के प्रवेश से संबंधित था। तो जो अंग्रेज़ हैं इनके द्वारा जो नए कर लगाए गए थे, आरोहण किया गया था, जमींदार थे, साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे। इस कारण से भी आदिवासियों को उनके अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारा कर वसूल लेते थे जातियों से, आदिवासियों से, उनकी आज़ादी को छीना जा रहा था। अंग्रेज़ों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की थी। मरीहा प्रथा थी जैसे मानवों की बलि दी जाती थी, उसके लिए एक एजेंसी गठित की गई थी जिसके विरोध में खोदों ने विद्रोह किया था। खोदों क्या था, तेलंगाना से रहने वाले पूरे बंगाल और मध्य प्रांत के क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति थी, पहाड़ी जनजाति, जो कि मानव बलि देती थी। मरीहा एजेंसी बनाई अंग्रेज़ों ने उनकी जो मानव बलि थी उसको प्रतिबंधित करने के लिए। इसके विरोध में खोदों ने विद्रोह कर दिया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 1832 में हुआ है, जिसमें बुद्धू भगत ने नेतृत्व किया था। तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में कौन सा आंदोलन हुआ है, कोल विद्रोह हुआ है, जिसका नेतृत्व 1831 से 1832 में बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। यह विद्रोह रुक कर 1848 तक चलता रहा। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल रुक गया, नहीं, चलता रहा धीरे धीरे से। अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। इतना धीरे चल रहा था, बेचारा कुचल ही गया। वघेरा विद्रोह 1818 बड़ौदा में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया था। 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोह का क्रम इस प्रकार है। पहले आता है बंगाल का सिपाही विद्रोह, 1764 में हुआ था। मतलब 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके पहले भी कई विद्रोह हो गए थे। जैसे कि बंगाल के सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1764 में हुआ था। इसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। तो इसमें जो हेक्टर मुनरो है इनकी एक पूरी बटालियन बक्सर के युद्ध के समय रणभूमि में ही मीर कासिम से जा मिली थी। बेल्लूर का सिपाही विद्रोह यह 1806 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह यह 1819 और 1831 तक हुआ है। कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक और संताल विद्रोह यह 1855 से 1856 तक। फिर आता है 1857 की क्रांति। इसके पहले 1857 की क्रांति के पहले 5 विद्रोह हो चुके हैं। सबसे पहले आता है हमारा कहाँ का, बंगाल का सिपाही विद्रोह। जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तब हेक्टर मुनरो की एक पूरी बटालियन कहाँ जाके मिल गई थी, कासिम के साथ मिल गई थी रणभूमि में। फिर आता है बेल्लूर का विद्रोह, सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह था, 1806 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह तो 1819 से लेकर 1831 तक हुआ है। फिर 1831 में आता है कोल विद्रोह। फिर उसके बाद आता है संथाल विद्रोह जो 1855 से 1856 तक हुआ था। 1856 का संताल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। सबसे फेमस प्रमुख कौन है, संथाल विद्रोह है, जो कि 1855 से 1856 तक चला है। इनमें मूलभूत जनजाति आवेग एवं ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावना देखने को मिलती थी। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो कि एक दमन एकोह के नाम से जाना जाता था, इसमें विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। तो जो संथाल विद्रोह है कहाँ से हुआ है, तो भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है दमन एकोह, वहाँ पर संथाल विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह मूलतः जो आर्थिक कारण है इनके कारण हुआ था। इसमें साहूकार एवं जो औपनिवेशिक प्रशासन है इन दोनों से ही उनका शोषण हो रहा था। दिकुओं जो कि बाहरी लोगों एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा किए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल कर रहे थे। जो दिकुआ थे, दिकुओं कौन थे, जो बाहरी लोग थे, व्यापारी थे, वो क्या कर रहे थे, संथाल जनजाति के द्वारा 500 तक प्रतिशत ब्याज वसूल रहे थे, 50 से लेकर 500% तक ब्याज वसूल रहे थे। इस विद्रोह के नेता सीधू और कान्हू चांद भैरव थे। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन से थे, सीधू, कान्हू और चांद भैरव 4 भाई थे। सीधू ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा था कि यह देश साहिबों का नहीं, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहिब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। तो किसके द्वारा कहा गया था ये, तो जो
संथाल विद्रोह है, इनमें 4 प्रमुख भाइयों का नेतृत्व रहा है। पहले आते हैं सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। तो जिसमें जो सिद्धू थे उनने क्या कहा था, अंग्रेज अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा था कि यह देश साहिबों का नहीं, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहिब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ेंगे। यह आंदोलन 1856 तक जारी रहा था और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भागनी डीह तुलुके में विद्रोह किया था। तो 1855 ईस्वी में जो संथाल ने क्या किया था, भागलपुर क्षेत्र है वहाँ के भागनी डीह तुलुके में विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी। तो संथाल विद्रोह है, इस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी। मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी, इसे संथालों ने हराया था। तो संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो गए और इनको संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने पूर्वक संथाल विद्रोह को दबा दिया था। तो पहले मेजर बारो गए, वो हार कर आ गए। फिर अंततः किसको भेजा गया, कमिश्नर ब्राउन को भेजा गया और मेजर जनरल लॉयड को भेजा गया और वह गए क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह को दबा दिया गया, दमन कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं भील विद्रोह। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी। 1818 से 1831 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो उनके जो नए स्वामी थे अंग्रेज, इनके विरुद्ध में भील सेना के द्वारा विद्रोह किया गया था। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी दागलिया ने प्रोत्साहन दिया था। तो किन के द्वारा कहा गया था, जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनके द्वारा कहा गया था जो भील विद्रोह है इनको पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके जो प्रतिनिधि हैं त्र्यंबक जी दागलिया, उनके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया है। वास्तव में कृषि संबंधित कष्ट और नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। लेकिन वास्तविकता क्या थी, तो कृषि संबंधित कष्ट हैं और जो नई सरकार है उसके भय के कारण ही कोल विद्रोह हुआ था। 1825 में सेवरम जी के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया था। तो 1825 में सेवरम जी के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया था। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी थी। बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा था ब्रिटिश सरकार को, तब इस विद्रोह को कुचला जा चुका था। फिर आता है रंपा विद्रोह, जो कि आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। तो रंपा विद्रोह कहाँ पर हुआ है, तो गोदावरी क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में रंपा विद्रोह हुआ है। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण एवं वन कानून के विरुद्ध में था। तो रंपा विद्रोह क्यों किया गया था, तो वहाँ के जो आदिवासी थे उनके द्वारा साहूकारों के शोषण के कारण और वन कानून के विरुद्ध में रंपा विद्रोह हुआ था गोदावरी क्षेत्र के अंतर्गत। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सूरजी भगत और गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने भी राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजातियों के सामाजिक सुधारों के प्रयास किए थे। तो किन के द्वारा किए गए हैं, सूरजी भगत के द्वारा और गोविंद गुरु के द्वारा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाज सुधारक थे। इन्होंने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सरोही, पाली में भील जनजाति से संबंधित सामाजिक सुधारों का प्रयास किया था। गोविंद गुरु, जिन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है, तो गोविंद गुरु को क्या कहा जाता है, लसोड़िया भी कहा जाता है, जो कि भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सभ्य सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। तो गोविंद गुरु ने क्या किया था, पहले तो इनको लसोड़िया भी कहा जाता है, इन्होंने भीलों को संगठित किया था और 1883 में एक सभ्य सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट आता है मुंडा आदिवासियों का विद्रोह। यह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 तक बिरसा मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनिया और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। तो जो मुंडा जनजाति थी वह क्या करती थी, सामूहिक खेती करती थी, उसका ही प्रचलन था उनके यहाँ पर। लेकिन जो जमींदार हैं, जागीरदार हैं, ठेकेदार हैं, बनिया हैं, सूदखोर हैं, इन्होंने जो सामूहिक खेती है उसकी परंपरा पर हमला बोला था। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे थे। इनका यह विद्रोह सरदारी
लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। तो मुंडा विद्रोह किसके नाम से जाना जाता है? सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया और मुंडा विद्रोह का उलगुलान या महान हलचल के नाम से जाना जाने लगा। तो बिरसा मुंडा को 1895 में क्या उनने बोला कि हम भगवान के दूत हैं, इसलिए इनको बिरसा मुंडा विद्रोह का उलगुलान या फिर महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडाओं की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूंट कट्टी या मुडारी के जमींदारी एवं व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विद्रोह मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो जो मुंडा विद्रोह है, इसकी जो सामूहिक खेती वाली भूमि थी, इसमें भूमि व्यवस्था, खूंट कट्टी और मुडारी की जमींदारी एवं व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध में मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने मुंडाओं ने धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया था। तो बिरसा मुंडा के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। विद्रोह किसके लिए था? तो उनकी जो पारंपरिक खेती है उसके रिलेटेड था। लेकिन इसको बाद में धार्मिक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित कर दिया था। किसके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा। इनको जगत पिता या धरती आवा कहा जाता था। जो बिरसा मुंडा थे, इनको क्या कहा गया है? जगत पिता और धरती आवा कहा गया है। इन्होंने कहा कि दुकुओ मतलब जो गैर आदिवासी हैं उनसे हमारी लड़ाई होगी और इनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो बिरसा मुंडा के द्वारा क्या कहा गया था? जो दुकुओ है वो क्या है? बाहरी या गैर आदिवासी लोग हैं, जो हमारी लड़ाई उनसे होगी और इनकी खून से ही इस ज़मीन का रंग लाल हो जाएगा जैसे कि लाल झंडा। 3 मार्च 1900 के चकधरपुर में जमकोपाई जंगल में सोते हुए बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कब पकड़ा गया था? 3 मार्च को 1900 में चकधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा ने अनेक देवताओं बोगो की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोगो की पूजा करने का आह्वान किया था। इन्होंने अनेक देवताओं की जो कि बोगो की पूजा है उसको छोड़कर इन्होंने अपने अनुयायी से कहा था कि एक ईश्वर जो सिंह बोगो हैं उनकी पूजा करो। नेक्स्ट आते हैं ठक्कर बापा ने जनजातियों लोगों से संबंधित आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। जो ठक्कर बाबा हैं, बापा नहीं बाबा हैं, ठक्कर बाबा हैं, इन्होंने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। जो ठक्कर बाबा हैं ये कौन रहे हैं? हरिजन सेवक संघ के महासचिव रहे हैं। होज विद्रोह 1820 से 1821 में हुआ है। तो हो विद्रोह या फिर होज विद्रोह कब हुआ है? 1820 से 1821 तक और इसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। तो जो हो विद्रोह है उसका मुख्य क्षेत्र बिहार का संथाल परगना था। फिर आता है खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। तो खैरवार विद्रोह आदिवासी आंदोलन है। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो संबलपुर की जो गद्दी है इसके दावेदार थे सुरेंद्र साई। इन्होंने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1862 में इनके आत्मसमर्पण कर दिया था। इन्होंने कब किया था? 1862 में आत्मसमर्पण कर दिया। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे। जो काश्तकार थे वो क्या थे? अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। जमींदार थे वो हिंदू थे और जो काश्तकार क्या थे? बटाईदार मुसलमान थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। जमींदारों के द्वारा जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ में आंदोलन प्रारंभ किया गया था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर। अहोम विद्रोह यह 1828 में प्रारंभ हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ। इसके नेता थे गोमधर कुंवर। तो अहोम होवन देते हैं गाय के गोबर का बनाकर, है ना। गोमधर कुंवर के नेता
में किया गया था अहोम विद्रोह 1828 में। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में किया गया था। तो ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ किन के द्वारा किया गया था? जो उराव आदिवासी हैं उनके द्वारा किया गया था 1914 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतारा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत थे। तो जो जतारा विद्रोह है या फिर उराव जनजाति के द्वारा जो किया गया विद्रोह था ताना भगत आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतारा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत। महात्मा गांधी और उनकी विचारधाराओं से प्रेरित होने वाले पहले जनजाति नेता थे जगदो नाग, जिसको जोड़ो नाग भी कहा जाता है। यह मणिपुर के नागा जनजातियों के अग्रणीय स्वतंत्रता सेनानी थे। तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता का नाम है जदो नाग, जो कि जोड़ो नाग के नाम से भी जाने जाते हैं, और यह मणिपुर के नागा जनजातियों के अग्रणीय स्वतंत्रता सेनानी थे। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था, मतलब कौन सा विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के बाद? तो उसके बाद हुआ था नील उपद्रव। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, जो कि 1859 से 1860 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक हुआ है। संताल विद्रोह 1855 से 1856 तक हुआ है। और पावना उपद्रव यह 1873 से 1876 में हुआ है। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी, एक दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यहाँ के किसान एकजुट हुए और इन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने के निर्णय को लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील विद्रोह नादिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्र में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा और जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया था। इसमें हिंदू पैट्रियट के संस्थापक हरीश चंद्र मुखर्जी का विशेष भूमिका थी। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाट्य नील दर्पण में किया था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण किसके लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र जी। तो नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, उनकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा की गई है। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण नाटक लिखा गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? तो क्यों हो गई थी? तो नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध था? नहीं। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, तो ये था। तो जो नई खोजें हुई थी उसके कारण क्या था? विश्व भर में इसका अलाभकर होना एक बहुत बड़ा कारण था कि भारत में नील की खेती का ह्रास हो गया था। नील की खेती का राष्ट्रीय नेता एवं नेताओं द्वारा विरोध नहीं। उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय पौधा है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांशतः यूरोपीय देशों के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन और नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया।
1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था। 1810 में बढ़कर यह 95% के लगभग हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का प्रयोग या निर्माण होने से भारतीय नील उद्योगों की तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिया। तो नील का उपयोगिता ही नहीं है तो नील का क्या हो जाएगा, हाश स्पून स्टार्ट हो गया। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है, तो वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रशंसित किया है, तो ये है सन्यासी विद्रोह को आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उल्लेखित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी, तो सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, वो भी आनंद मठ में। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथनांक क्या है, तो सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथनांक है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है, तो पावना विद्रोह कब हुआ है, 1873 में, सही है। ढक्कन विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1763 के टाइम पे हुआ था, और कोल विद्रोह हुआ है 1830 के टाइम। तो दो गलत है ना, इसलिए क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिया गया है। तो पहले आते हैं पावना विद्रोह 1873। साथी के पाँव पड़ते हैं अपन, 7-3। पावना विद्रोह कैसा है, 7-3 पे आता है, तो 1873 में आता है पावना विद्रोह। फिर आता है डक्कन किसान विद्रोह। तो डक्कन के किसानों ने किया था 75 में, 75 रुपये लिए और डक्कन के किसानों ने विद्रोह कर दिया। 1875 में हुआ है डक्कन का विद्रोह है। डक्कन किसान विद्रोह कब हुआ है, 1875। नेक्स्ट आता है सन्यासी विद्रोह, ये याद रहता है 1773 और 1800 तक चला है सन्यासी विद्रोह। कोल विद्रोह 31 से 32 तक, 1831 से 1832 से चला है कोल विद्रोह, 1831 से 1832 तक। 1-1 नहीं, 3-1 3-2। कोल विद्रोह सन्यासी विद्रोह 1873 नहीं, 1873 है। पावना विद्रोह 1863 है। सन्यासी विद्रोह डक्कन विद्रोह 1875 और कोल विद्रोह 1831-32। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, जो बगरिया ताल विद्रोह है मुंगेर का, उनका विद्रोह का उद्देश्य क्या था, बाकस्त भूमि की वापसी की मांग। तो बाकस्त भूमि है उसकी मांग कर रहे थे कि वापस करो। मुंगेर के बहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य वाकस्त भूमि की वापसी थी। तो भैया देखो, भैया हमारे किस्त भर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, भैया किस्त वाली भूमि हमें वापस करो। तो बहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या है, वाकस्त भूमि की वापसी। कहाँ पे हुआ था, मुंगेर में हुआ था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो बहावी आंदोलन सबसे भयानक वाला था और ये पटना में हुआ था, है ना, कि अंग्रेजों को लग रहा था कि इस बार तो हमारा शासन पूरा बही जाएगा। कहाँ पे था, पटना में था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित एवं गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली थी। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चल रहा था ये। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित थे, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों का आपदस्थ करके भारत में मुसलमानी सत्ता को पुनर्जीवित करना और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत तक फैल गई थी। कुछ समय के बाद इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और इनके नाम के सिक्के डलाए गए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बन गया। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम
विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला के द्वारा की गई थी। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल संयुक्त प्रांत, मुंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई थी। 1857 के विद्रोह में बहावी आंदोलन ने अंग्रेजी विरोधी भावना के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन चलाया था गुरु राम सिंह के द्वारा। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए थे, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए थे, जिनका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी बंगाल में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी। इन्होंने मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके इन आंदोलन को शुद्ध करना था, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह के द्वारा किया गया। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 1885 में हो गई थी। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो सबसे पहले कूका आंदोलन की नींव पड़ी है पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः एक विद्रोह था, तो किसका था? तो गारों का। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। इनसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। किसने चलाया था? तो बंगाल है, उत्तरी बंगाल, उसके करमशाह के द्वारा चलाया गया था। करमशाह के पुत्र उसके उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। इन्होंने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरोध में आंदोलन किया था। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया। वह राजा बन बैठा और वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति की थी। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी करमशाह के द्वारा उत्तरी बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन फराइजी आंदोलन के नेता हैं? तो फराइजी आंदोलन संबंधित है दादू मियाँ से। फराइजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अपने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दूदू मियाँ ने बंगाल में अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1888 से 1862, ये तो भैया मिसप्रिंट है, के दौरान चलाया गया था। अंत में संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल से सम्मिलित हो गए थे। ये बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। किसके? फराइजी आंदोलन के अनुयायी। फराइजी कौन थे? तो ये थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराइजी। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो बेलूथम्पी का आंदोलन या विद्रोह हुआ था केरल से। 1805 में वेलेजली ने त्रावणकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश कर दिया। महाराजा सहायक संधि की शर्तों से अप्रसन्न थे और इसलिए उनके सहायक संधि संबंध पर कर देने से आनाकानी कर रहे थे। धन बकाया होता चला गया और अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था। इसके फलस्वरूप दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसके नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया था। जिसमें जो बेलूथम्पी ने किसका समर्थन किया था? तो बेलूथम्पी का किसने? नायर बटालियन के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों को एक बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। रामोशी, खामोशी से एकदम से फड़फड़ा गए। कौन? वासुदेव बलवंत फड़के। रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया था महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों के अग्रगणक वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 में इन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित डाकू बल में परिवर्तित कर दिया और रामोशी कृषक जत्था की स्थापना की। बलवंत को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दे दी गई और 1883 में इन्होंने आमरण अनशन से अपनी मृत्यु उनकी हो गई।
कहाँ पर? काला पानी में ही, अंडमान निकोबार में। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह जो है वह कहाँ पे हुआ था? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। पश्चिमी घाट में रहने वाली रामोसी जनजाति के लोग 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसी ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर आक्रमण भी किया। 1825 से 1826 में भयानक अकाल पड़ा और अन्नभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। पहले किसके नेतृत्व में थे? चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर रहे थे, फिर दूसरी बार इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में विद्रोह किया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह से संबंधित है? तो जो गडकरी विद्रोह है इसका संबंध है हमारे कोल्हापुर से। कहाँ से है? कोल्हापुर से संबंधित है। गडकरी लोग मराठाओं के किलों में काम करने वाले एक वंशानुगत कर्मचारी थे। इन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली मराठा सेना से इन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीन को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरोध में 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो मानव बलि पर निषेध लगाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध में किसने विद्रोह किया था? तो ये थी खोंद जनजाति। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल, मध्य भारत तक फैले हुए पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले और पर्वतीय क्षेत्रों के होने के भी वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 तक अंग्रेजों से विद्रोह किया है। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक विशोई के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानव बलि, जिसको मसीहा को प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण, अनेक क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित था, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्ट का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया था, परंतु 1855 में चक विशोई लुप्त हो गए, जिसके कारण यह विद्रोह समाप्त हो गया। 1855 में 1856 तक चला है ये। नेक्स्ट आता है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया है बुद्धू भगत के द्वारा 1831 से 1832 के समय। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1830 से 1832 में बुद्धू और बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। 1831 में बोधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ है? तो बोधो भगत ने किया है कहाँ से? सहभूम वाले क्षेत्र से। छोटा नागपुर वाला सहभूम वाला क्षेत्र है जहाँ से बोधो भगत ने कोल विद्रोह किया था। 1831 में बोधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर के सहभूम, पलामू, हजीराबाग और मानभूम क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्व प्रमुख कारण इन क्षेत्रों की जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 में बोधो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण द्वारा किया गया था। गंगा नारायण द्वारा किया गया था कोल विद्रोह का नेतृत्व। आगे चलकर यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। बघेरा विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो जो बघेरा विद्रोह है यह हुआ था बड़ौदा में। कहाँ पे हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। बघेरा, बड़ा सा घेरा डाला, बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेजी सरकार के विरोध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरकार ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य में अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण कर लिया। इस विद्रोह के द्वारा 1820 के आसपास समाप्त हो गया था। इस विद्रोह क्या था? 1820 में समाप्त हो गया। 1818 से स्टार्ट हुआ था बड़ौदा में बघेरा लोगों के द्वारा। बघेरा का विद्रोह गायकवाड़ों ने किया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध में 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का सही क्रम बताइए। तो जो 1857 है, इससे पूर्व भारत में जो विभिन्न भागों में विद्रोह हुआ था उसका सही क्रम क्या है? तो पहले आता है बंगाल में सिपाही विद्रोह हुआ था।
उसके बाद हुआ था बेल्लूर के सिपाहियों का विद्रोह, फिर कच्छ का विद्रोह और नेक्स्ट हुआ था संथाल का विद्रोह और नहीं, उसके बाद हुआ था कोल विद्रोह, फिर हुआ था संथाल। पहले आता है बंगाल, बेल्लूर, कच्छ, कोल और संथाल का विद्रोह। 1857 के पूर्व उपरोक्त विद्रोहों का सही क्रम रहा है बंगाल का सिपाही विद्रोह, जो कि 1764 में हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिली थी। नेक्स्ट आता है बेल्लूर के सिपाहियों का विद्रोह, यह 1806 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह यह 1819 से 1831 में हुआ है। कोल विद्रोह 1831 से 1832 में। फिर आता है संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में। बेल्लूर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय पे हुआ था? जो बेल्लूर का विद्रोह था वह हुआ था सर जॉन बारलो के नेतृत्व में, या फिर जनरल के समय जॉन या जॉर्ज बारलो के समय हुआ था बेल्लूर का विद्रोह। 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लूर में विद्रोह किया था। मैसूर के राजा का झंडा फहराया गया था और बेल्लूर का विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बारलो के समय हुआ था। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बारलो का कार्यकाल 1805 से 1807 तक रहा है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ है? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ है अपना कब? ये तो ऐसा कोई विद्रोह ही नहीं था, है ना। छोटा नागपुर का जनजाति का विद्रोह कोई विद्रोह नहीं था, इसलिए कैंसिल कर दिया गया है बिहार पीएससी के द्वारा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला है जिनमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहले आता है चेरो विद्रोह, ये 1800 में हुआ था। चेरो तो चेरी कितने की मिलती? 1800 रुपये की मिलती, बहुत महंगाई है भैया। तो चेरो विद्रोह 1800 में हुआ था। कोल विद्रोह, तो कोल में काम कौन करता है? 31 से 32 साल के बच्चों को ही, युवाओं को ही काम कराया जाता है। तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 में। नेक्स्ट आता है संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में। संथाल 1855 से 1856 में। और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के टाइम पे हुआ है। यदि हो विद्रोह 1800 को लिया जाए तो ये सही होता। तो हो विद्रोह कब हुआ है? 1820 से 1821 में। तो 1820-21 में हुआ है हो विद्रोह। संथाल 1855 से 1856। नेक्स्ट आता है मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में। 1831 से 1832 में हुआ है कोल विद्रोह। और चेरो हुआ है 1800 में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो कहाँ के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार के आदिवासियों ने। छोटा नागपुर की हो, जो कि 1820 से 1821 में। मुंडा जनजाति ने पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल हो गया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था सिद्धू कानू और भैरव चांद के द्वारा। 4 भाई थे, इनके द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध जनजाति विद्रोह रहा है। इसमें मूलभूत जनजाति आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावना से देखने को मिलती है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू चांद और भैरव नामक 4 भाइयों के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ है? तो संथाल विद्रोह हुआ 1855 से 1856 के बीच में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू चांद और भैरव। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संथाल विद्रोह में अंग्रेजी कमांडर को हराया गया था, जिसका नाम है मेजर बारो। संथाल सिन्हा और बार सब बार दो, मेजर बारो। 1855 में 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भागनीडीह तुलुके में विद्रोह किया था। इन्होंने एक साथ पुलिस दीकुओं पर आक्रमण किया था। दीकुओं जिनका नेतृत्व सिद्धू कानू चांद और भैरव द्वारा किया गया। 4 भाई थे ये। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिनसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। तो बाद में कौन आए थे? कमिश्नर ब्राउन आए थे और मेजर जनरल लॉयड आए थे। 1855 में संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताना है। भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए थे, तो ये सही है।
गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। तो जो गोक्को और गोड्डा है ये क्या थे, एक महत्वपूर्ण नेता थे संथाल विद्रोह के, तो ये भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय में भी एक महत्वपूर्ण नाम मिलता है। तो इस संदर्भ में जो हमारे महाजन हैं दीनदयाल राय, उनका भी एक नाम देखने को मिलता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में संथाल पूर्व वर्चस्व में थी, तो ये गलत है। जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता में मेजर बारो और पूर्णा से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो कि भागलपुर के निकट पीरपेती में मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन करने कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया और हुड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोक्का यहाँ एक महत्वपूर्ण नेता थे। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व कभी नहीं रहा है। यह विद्रोह भागलपुर से बदवान, जो कि वर्तमान में आधुनिक वर्धमान है, उस वहाँ तक फैला था। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया था? तो पहला आता है संथाल परगना नामक एक राज्य क्षेत्र का सृजन कर दिया गया था। इस किसी संथाल का गैर संथाल की भूमि अंतरंतरण को या गैर कानूनी बताया गया था कि जो स्थानांतरण है ना वो नहीं कर सकते नाम का। तो ये दोनों काम किए गए थे संथाल विद्रोह को शांत हो जाने के बाद। 1855 से 1856 का संथाल विद्रोह बिहार उड़ीसा का एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन 1856 तक जारी रहा था। अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्यवाही के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही थी। अंग्रेजी सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की थी। इसके बाद 1855 में भागलपुर और वीरभूमि का बंटवारा करके संथाल परगना जिला बना दिया गया। साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी बताया गया था। झारखंड में भूमि की खरीद फरोख्त हेतु CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम SPTA संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट प्रभावी हुए थे। तो कौन कौन से प्रभावी थे झारखंड में जमीन की खरीद फरोख्त के लिए? तो 3 प्रमुख कानून चलते थे। पहले आता है CNT जो कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम था। नेक्स्ट आता है SPTA संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट प्रभावी हुआ था। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? तो महाराष्ट्र में घटित हुई है हमारी भील विद्रोह, महाराष्ट्र से संबंधित है। भील विद्रोह भीलों की आदिम जनजाति के द्वारा पश्चिमी घाट के खानदेश में रहने वाली है। यह 1818 से 1831 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह किया था। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि त्र्यंबकजी दागली ने प्रोत्साहन दिया है। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार का भय इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। 1825 में शेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया था। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी थी। कोल विद्रोह यह रांची, सहभूम, हजारीबाग, पालामऊ और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच क्षेत्र में केंद्रित था। मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधारों के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया गया था गोविंद गिरी के द्वारा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत और गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजातियों में सामाजिक सुधारों के प्रयास के लिए गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सभ्य सभा की स्थापना की थी। गोविंद गिरी को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है।
उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो जो उल गुलान विद्रोह है ये जुड़ा है बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आवा, ये जगत पिता, इनके विद्रोह को उल गुलान या महान विद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना जाता था। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खुटकट्टी मुंडारी के जमींदारी एवं व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विद्रोह में मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ है। 1885 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। हजारों मुंडाओं का नेतृत्व बन गए ये। इन्होंने कहा था कि दिकुओं जो कि गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया। लगभग 6000 मुंडा तीर कमान और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1900 को चकधरपुर के जमकोपाई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह को चल दिया गया और बिरसा अमर हो गए। भारत में इतिहास के संदर्भ में उलगुलान ये महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो ये था मुंडा विद्रोह का, है ना। 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा विद्रोह का। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आवा कहा गया है, तो ये कहा गया है बिरसा मुंडा को। किसको कहा गया है? बिरसा मुंडा को। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के नेता रहे हैं बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा के नेता रहे हैं बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के मुंडाओं ने विद्रोह किया था 1899 से 1895 से समझ लो 1900 के समय तक। ये लगभग सही है ना। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो ये पकड़े गए थे 3 मार्च है। मार्च तो ऑप्शन में नहीं है। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चकधरपुर सहभूम के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में एक रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा थे इनमें से कोई नहीं। 1900 या 1899 के बीच में मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया था। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दिकुओं जो कि आदिवासियों का शोषण करने वाली बाहरी लोगों के विरुद्ध में था। बिरसा द्वारा मुंडा जातियों का शासन स्थापित करने की बात कही गई थी, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा रहा है? तो ये रहे हैं रांची वाले क्षेत्र से। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक फैला था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना, उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना। बिरसा ने अनेक देवताओं बोगा की पूजा छोड़कर उनके अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोगो की पूजा करने का आह्वान किया था। बिरसा मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैन्य शक्ति का प्रयोग किया था। जनजाति लोगों के संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया है ठक्कर बाबा के द्वारा। ठक्कर बाबा ने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। यह हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। 1833 से 1834 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की देखरेख देखने जाने के लिए भारत का भ्रमण किया था। वे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी रहे हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी रहे हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराते हैं? तो भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू होना और जनजाति उत्पादों पर कर लगाना, नई जनजाति क्षेत्र में भू धर्म प्रचारकों का प्रवेश, विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रवेश, जनजाति क्षेत्र में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारी और लगान के ठेकेदारों को बढ़ाना, नई
जनजाति समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विरोध। तो ये सही कारण होगा यार, उनकी भूमि संबंधित कुछ कुछ नियम बनाए जा रहे थे, इसलिए उन्हें विद्रोह कर दिया था। होज विद्रोह कब हुआ था? तो होज विद्रोह हुआ है 1820 से 1821 के बीच में। होज विद्रोह हुआ है 1820 से 1821 में। होज विद्रोह या हो विद्रोह 1820 से 21 में हुआ है। इसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ है? तो खैरवार 1874 में। खैरवार 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? संबलपुर के अनेक नेताओं का नेतृत्व किया गया है सुरेंद्र साई के द्वारा। सुरेंद्र साई के द्वारा। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इनका सही क्रम लगाना है ना। पहले आता है संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में। फिर आता है सिपाही विद्रोह, ये हुआ था 1857 की लड़ाई हुई थी। नील विद्रोह उसके बाद ही हुआ था 1859 के बीच में। और दक्कन विद्रोह हुआ है, डेट याद नहीं है, चलो देखते हैं। देखो, संथाल विद्रोह 1855 से 1856, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1859 से स्टार्ट हुआ था। फिर आता है दक्कन के दंगे, ये 1875 में हुए हैं। दक्कन के दंगे कब हुए? 1875 में। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन कौन कौन थे? तो 1857 में सब। इसके बाद कौन कौन हुआ था? 1857 के बाद हुआ था नील क्रांति का विद्रोह, दक्कन कृषकों का विद्रोह 75 में हुआ था। फिर बिरसा मुंडा हुए थे 1899 के समय। दिए गए विकल्पों में संथाल विद्रोह 1855-56 में हो गया था, इसलिए वो आएगा नहीं। नील विद्रोह कब हुआ है? 1859 में हुआ है। दक्कन का विद्रोह 1857 में हुआ है। बिरसा मुंडा 1899 में हुए हैं। सही उत्तर का चयन करना है ना। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ है? तो मोपला विद्रोह हुआ है अपने केरल में। फिर आता है पावना विद्रोह, अपने बंगाल में। एका विद्रोह अवध में, एक ही है अवध। और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार झारखंड वाले क्षेत्र में। 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार में, केरल वाले तट पर। पावना विद्रोह 1873 से 1876 में, पावना बंगाल में। एका आंदोलन अवध में 1921 में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में 1899 से 1900 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो तेभागा आंदोलन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है 1846 में, तेभागा। मोपला विद्रोह अभी पढ़ा अपन है 1921 में हुआ है। पावना विद्रोह 1873 है ही नहीं ऑप्शन में। फिर आता है अपना बंगाल नील विद्रोह, ये हुआ है 1859 में। तेभागा तो 46-47 में सब भाग गए। 1946-47 सब भाग गए। तेभागा आंदोलन 1946-1947। मोपला विद्रोह मोपला बजाया 1921 में। भावना 1873 से 1876। बंगाल नील विद्रोह ये 1857 की क्रांति के जस्ट बाद में हुआ था 1859 में। पावना विद्रोह कब हुआ है? 1873 में। एका आंदोलन ये 1922 में हुआ है। एक का आंदोलन, एक नहीं बल्कि 22 है ना, दो। एक का विद्रोह 1922 में हुआ है। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में हुआ है। और ताना भगत विद्रोह 1904 में हुआ है। ताना भगत 1904। पावना विद्रोह हुआ है 1873 से 1885 तक। एक आंदोलन 1922 में हुआ है। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में। ताना भगत विद्रोह 1904 में हुआ है। ताना भगत विद्रोह। ऑप्शन में 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट कर दिए गए थे, जो कि पावना विद्रोह की मुख्य मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता 1873 से 1876 तक रही है। इसके पश्चात यह कानून विवाद था, कानूनी विवाद होता। उसके पहले क्या था? ये
एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो एका आंदोलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? जो उत्तर प्रदेश है उसके हरदोई, बाराबंकी और अन्य क्षेत्रों के किसानों द्वारा किया गया था। एका आंदोलन किया गया है उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों में किया गया है किसानों के द्वारा। एका आंदोलन 1921 से 1922 का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिलों के किसानों द्वारा प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जातियों के मदारी पाशी ने किया था। किसने किया था? मदारी पाशी के द्वारा किया गया था। अब आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले सूची 1 फिर सूची 2। तो रंपा विद्रोह हुआ है। रमता जोगी 80 के साल के अंकल 1880 के समय हुआ है। पावना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच में हुआ है। बंगाल का नील विद्रोह 1857 क्रांति में हुआ के बाद हुआ था 1859 में। और जयंतिया विद्रोह ये हुआ है अपना 1860 के समय। बंगाल नील विद्रोह 1859 से स्टार्ट हुआ है। पावना विद्रोह 1873 से 76। रंपा विद्रोह तो ये हुआ है 80 के समय पे, 1880 के समय है। और जयंतिया विद्रोह ये हुआ है 1860 के समय। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ है केरल में, केरल के तट पर। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर 1921 को। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ पे हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 हुआ था मालाबार के तट पर। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ है? तो मोपला विद्रोह हुआ है मालाबार के तट पर। दक्षिणी मालाबार केरल में मुसलमान पट्टादारों जो कि का नामदार और तथा जो खेतीहर थे बेरुमपट्टमदार को मोपला कहा जाता था। यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जाति नंबूदरी और नायर जनजातियाँ थीं। यह मतलब जातियाँ थीं। 1921 में मोपला विद्रोह के 2 कारण थे। पहला था जमींदारों का अत्याचार और दूसरा था अंग्रेज सरकारों की खिलाफत विरोधी नीतियाँ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बैरकपुर का विद्रोह ये हुआ है कब से? नवंबर 1824 को हुआ है। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ है? नवंबर 1824। बहराम विद्रोह हुआ है 1857 को, फरवरी 1857 को हुआ था बहरामपुर विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ है 1855 से 1856 में। बेल्लोर विद्रोह हुआ है 1806 में, जुलाई 1806 में। बैरकपुर में विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था। बहरमपुर का विद्रोह फरवरी 1875 में हुआ था। संथाल का विद्रोह सिद्धू कानू के नेतृत्व में 1855 से 1856 में हुआ था। 1806 में किसान मतलब सैनिक थे, उनके द्वारा सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर में विद्रोह करके मैसूर के राजा का झंडा फहराया गया था। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। अहोम विद्रोह कब हुआ है? तो 1828 को हुआ है। अहोम लगाते हैं हम 28 साल के बाद। कोल विद्रोह हुआ है 1831 से 1832 में। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में। मोपला विद्रोह 1921 में। अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855 से 1856, मोपला विद्रोह 1921। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो मोपला विद्रोह केरल में सही है। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, ये भी सही है। कोली विद्रोह गुजरात में नहीं हुआ था और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, तो ये दोनों गलत हैं। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त हुआ था। कूका आंदोलन का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया था। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। राम सिंह के समय यह आंदोलन जोर पकड़ लिया, लेकिन अंग्रेजों ने 1862 में इन्हें गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया। कोली विद्रोह यह 1700
1784 से 1785 के मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में चुआर विद्रोह 1768 में किया गया था। मिदानपुर पश्चिम बंगाल के जिलों की आदिम जातियों के चुआर लोगों ने भूमिकर अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था। चुआर के लोगों ने पश्चिम बंगाल में मिदानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो कौन सी भीलों ने प्रारंभ की थी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती है। 1818 से 1830 के दौरान इन लोगों ने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में विस्तृत था। इसके अतिरिक्त यह 19वीं और 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी नील विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संथाल विद्रोह कान्हू के द्वारा किया गया, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव के द्वारा, मुंडा बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। अहोम विद्रोह यह गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। नायक ताना भगत नहीं, ताना भगत के द्वारा नहीं किया था, ये गलत है। पहले आता है मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1899 से 1900 में हुआ था, रांची के दक्षिणी क्षेत्र में। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। फिर आता है संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे। अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ। इसके नेता थे गोमधर कुंवर। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव जनजाति के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में किया गया था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतारा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत थे। ताना भगत आंदोलन जतारा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1914 को। 19वीं शताब्दी के दशक में कृषाण विद्रोह को उनके संदर्भ क्षेत्र से संबंधित बताइए। तो कुकी आंदोलन कहाँ पे हुआ है? तो कुकी हुआ है त्रिपुरा में। कूका आंदोलन हुआ है अपने पंजाब में। पावना विद्रोह हुआ है बंगाल में। बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ है बिहार में। कुकी विद्रोह यह 1917 से 1919 में हुआ है। 1800 नहीं, 1900 के समय है कुकी विद्रोह। कहाँ पे है कुकी? 1917 से 1919 तक मणिपुर त्रिपुरा में हुआ था। फिर आता है कूका विद्रोह, यह 1840 से 1872 तक रहा है। कूका विद्रोह कहाँ से? 1840 से 1872 तक पंजाब में। पावना विद्रोह 1873 से 1876 में बंगाल के क्षेत्र में हुआ, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में 1873 से 1876 तक। फिर बिरसा मुंडा विद्रोह यह 1899 से 1900 तक बिहार वर्तमान झारखंड में हुआ था। नील विद्रोह मतलब सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताने हैं। तो नील विद्रोह 1857 की क्रांति के बाद ही स्टार्ट हुआ था, तो पहला सही है। जयंतिया विद्रोह, तो जयंतिया विद्रोह 1860 से 1863 के बीच में हुआ है, सही है। कुकी विद्रोह, कुकी 1900 के टाइम में हुआ था। कुकी 1917 से 1919 तक कुकी। फिर कूका विद्रोह 1840 में, दोनों गलत हैं। कूका आंदोलन देखो 1840 के बीच में हुआ था, भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि जो कुकी विद्रोह है इसकी शुरुआत 1917 में की गई है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरोध में था। यह आंदोलन मार्च 1919 तक चला है। भूमिज आंदोलन का नेता कौन थे? तो भूमिज आंदोलन के नेता रहे हैं गंगा नारायण। भूमिज आंदोलन के नेता रहे हैं गंगा नारायण। मानभूम क्षेत्र में 1832 से 1833 में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ है। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। तो तेभागा आंदोलन कब हुआ है? 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। किसान सभा के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में किया गया था तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में। तेभागा आंदोलन 1946 से 1947 में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश में के अनुरूप लगान की दर को 1/3
करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध में बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के जो महत्वपूर्ण कृषक नेता थे उनका नाम था कंपाराम सिंह और भुवन सिंह। तो किसके विरोध में किया गया था तेभागा आंदोलन? जो फ्लाइट कमीशन है उसकी सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष किया था। तो किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया था तेभागा आंदोलन, और यह जो जोतदार हैं उनके विरोध में बटाईदारों का आंदोलन था। इसमें महत्वपूर्ण कृषक नेता थे कंपाराम सिंह और भुवन सिंह। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले सबसे पहले आदिवासी नेता थे, इनका नाम था जदुनाग। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता थे जदुनाग, जो कि मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने रानी गोडेनेलू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किए एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। निम्नलिखित में से वह प्रथम नेता कौन है जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो मजदूर आंदोलन को संगठित किया था किनके द्वारा? NM लोखंडे के द्वारा। लोहे के खड्डे लाए और बताया कि चलो सब इकट्ठे हो जाओ। नारायण मेघाजी लोखंडे, NM लोखंडे जी का नाम क्या है? नारायण मेघाजी लोखंडे जी। इनका काल रहा है 1848 से 1897 तक। भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत रहे हैं। इन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए प्रयास किए, परंतु जाति सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी इन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में इनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। कौन है? NM लोखंडे जी। इसके साथ आज का वीडियो होता है हमारा कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।